शांतिपुर नाम का गांव था। वहां के लोग काफी शांति प्रिय और खुश मिजाज थे। उसी गांव में एक रात दिनेश और राजेश नाम के दो दोस्त बाहर से आ रहे होते हैं और रात हो जाती है। अरे राजेश भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी चलो। आप तो नई दुल्हन की तरह आराम आराम से चल रहे हो। रात हो गई है और आगे सुनसान रास्ता है। अरे दिनेश, अब मैं तुम्हारी तरह माल तो खाता नहीं, आराम आराम से ही चल पाऊंगा। तुम्हें लगता है भाभी से मिलने की जल्दी हो रही है? हाँ। ऐसा कहकर दोनों हंसते हुए आगे बढ़ जाते हैं। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। दिनेश, तुमने किसी की आवाज सुनी? ऐसा लगा कि जैसे कोई हमें आवाज दे रहा है। हाँ राजेश भाई, सुनी तो मैंने भी, लेकिन इतनी रात को हमें कौन आवाज देगा, वो भी इतनी सुनसान रास्ते में। तभी उन्हें फिर से वही आवाज सुनाई देती है। इस बार वो उन दोनों का नाम ले रही होती है। राजेश, ओ दिनेश। दिनेश भाई, मैं तो कहता हूँ भाग लो यहाँ से। ये तो कोई भूत प्रेत का मामला लगता है। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। ऐसा कहकर राजेश और दिनेश वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक भूत उनके सामने आ जाता है। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? कहाँ जाओगे मुझसे बच के? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऐसा कहकर भूत उन दोनों पर हमला कर देता है। दोनों डर के मारे बेहोश हो जाते हैं और भूत वहाँ से चला जाता है। अगले दिन कुछ गांव वाले वहाँ पर आते हैं। अरे वहाँ देखो कौन उल्टा पड़ा है, देखो इनको। गांव वाले जाकर राजेश और दिनेश को सीधा करते हैं। अरे बाप रे, इनका चेहरा तो एकदम बिगड़ गया है, जाने कौन किया है। तब तक राजेश और दिनेश को होश आ जाता है और वो दोनों अपना चेहरा देखकर डर जाते हैं। अरे दिनेश भाई, ये हमारे चेहरे को क्या हुआ? अब सारा का सारा नोचा हुआ है। अब हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सही बोलते हो भाई, ससुरी हमारी बीवी भी नहीं पहचानेगी हमको। चुप बकर बकर लगा रखी है। अरे तुम दोनों रोते ही रहोगे कि बताओगे भी कुछ? क्या हुआ है? कौन बिगाड़ा तुम्हारा होलिया? कौन आमिर खान तो नहीं हो तुम लोग जो इतना रो रहे? फिर दिनेश और राजेश उनको रात वाली सारी बातें बताते हैं, जिसे सुनकर गांव वाले हंसने लगते हैं। अच्छा, तो तुम कहत हो रात में एक भूत आया और खाली तुम्हारा मुंह नोच के चला गया और जान बख्श दिया है? अरे का झंडू समझत हो का हम सब का? न जाने कहां से पिट पिटा के आ रहे, फालतू बतला रहे। नहीं भाई, हम सच कह रहे हैं, सच में ऐसा ही हुआ था। फालतू बात मत करा हो, अभी तो तुम्हारा मुंह नोचा गया है, ज्यादा बोले तो हाथ पांव भी तोड़ देंगे। अफवाह फैलाते हो। ऐसा कहकर गांव वाले उनको वहां से भगा देते हैं। उसी रात बिरजू छत पर सो रहा होता है। तभी वो भूत उसकी खाट के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे जोर से लात मारता है। कौन है? किसने मुझे लात मारी? किसकी मौत आई है? लेकिन जैसे ही वह भूत को देखता है, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेरी मौत आई है। मैंने लात मारी है, आजा लड़ते हैं। बिरजू भूत के पैरों में गिर जाता है और माफी मांगता है, लेकिन भूत उसे भी मुंह नोच कर बेहोश कर चला जाता है। अगले दिन बिरजू, दिनेश, राजेश और बाकी के गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और सरपंच को पूरी बात बताते हैं। अरे अब तुम भी बिरजू इन राजेश और दिनेश की बातों में आ गए। ये तो वैसे ही डरपोक हैं। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता। अरे कोई लुटेरा होगा जो मुखौटा लगा के लूटपाट करने के इरादे से आया होगा। अब आप लोग जाओ, ऐसा कुछ नहीं। हम पुलिस को बता देंगे, वो इसका इलाज करेंगे। उसी रात एक लड़की पानी लेने जाती है। तभी वह भूत फिर आ जाता है। लड़की, थोड़ा सा पानी हमें भी पिला दो। भागो रे भागो, अपनी जान बचा के भागो। ये मुंह नोचवा तो फिर आ गया, बचा। लेकिन इससे पहले कि लड़की वहां से भाग पाती, भूत उसको पकड़ लेता है और मार डालता है। अगली सुबह गांव वालों को उस लड़की की लाश मिलती है। अरे गांव वालों, ये दुष्ट तो अब जान भी लेने लगा है। लगता है गांव खाली करना पड़ेगा। चुप करो दिनेश, क्या बोले जा रहे हो? अरे हमारा घर है भाई, हमारा गांव है, हम खाली करेंगे। अरे वो जाएगा जो बाहर से आया है, समझे? अब चुप करो।
कुछ इलाज ढूंढेंगे मिलकर। गांव वालों, अब तुम सब भी जाओ अपने अपने काम धंधे पर। सारे गांव वाले वहां से चले जाते हैं, लेकिन दिनेश और राजेश चलते चलते बातें करने लगते हैं। राजेश भाई, एक बात बोलूं, ये सरपंच जी हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? तुम कुछ भी बोलो, मुझे तो सरपंच पे गुस्सा आता है। बात तो तुम ठीक कह रहे हो दिनेश, लेकिन हम लोग कर क्या सकते हैं? वो सरपंच है, बात तो माननी पड़ेगी उनकी। क्यों ना इन पर नजर रखी जाए, लेकिन हम किसी को बताएंगे नहीं। इसके बाद दोनों सरपंच के घर के बाहर छिपकर बैठ जाते हैं और रात होते ही सरपंच अपने घर से निकलता है और नदी की तरफ जाता है। राजेश और दिनेश भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। तभी सरपंच एक जगह रुक जाते हैं और अपने पास से एक डंडी निकालकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हीम क्लीम मुंह नोचुआ, हीम क्लीम मुंह नोचुआ। तभी वो भूत प्रकट हो जाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? बस मेरे गुलाम, जाओ और इस गांव में अपने नाम की दहशत और फैला दो, ताकि ये गांव खाली हो जाए और मैं ये सारी जमीनें बेचकर अमीर हो जाऊं। इसके बाद भूत वहां से चला जाता है और सरपंच भी अपने घर को चल पड़ता है। अरे भाई, तो ये मामला है, ये लोग हम सबकी जमीनें लेना चाहते हैं। इस सरपंच को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे राजेश, गुस्सा करके कोई फायदा नहीं है। इस सरपंच के बच्चे को तो हम जब चाहे निपटा देंगे। हमारा असली मुकाबला तो उस भूत से है। हाँ दिनेश भाई, बात तो आप सही कह रहे हो। चलो पहले इस भूत का हिसाब कर लेते हैं, इस सरपंच को बाद में हम देख लेंगे। मेरे जान पहचान के एक साधु बाबा हैं, क्यों ना उनकी मदद ली जाए। चलो उनके ही पास चलते हैं। उसके बाद राजेश और दिनेश साधु के पास पहुंचते हैं। अरे राजेश बेटा, तुम इतनी रात को, क्या बात है? फिर दिनेश और राजेश साधु को सारी बात बताते हैं। देखो राजेश बेटा, उस भूत की सारी शक्ति उस लकड़ी में है जो सरपंच के पास है। अगर वो लकड़ी हमारे पास आ जाए तो हम उस भूत को रोक लेंगे। लेकिन बाबा, वो दुष्ट सरपंच हमें वो लकड़ी क्यों देगा? बेटा, हमने कब कहा कि वो हमें देगा? वो हमें उससे छीननी पड़ेगी और ये काम हमें जल्दी ही करना होगा। उसके बाद तीनों योजना बनाते हैं और योजना के अनुसार अगली रात को वो तीनों भी सरपंच के पीछे चल पड़ते हैं। सरपंच नदी के किनारे पहुंचकर लकड़ी निकालकर फिर से भूत को बुलाता है और उसे फिर से गांव में दहशत फैलाने के लिए भेज देता है। लेकिन वो जैसे ही अपने घर जाने के लिए मुड़ता है, दिनेश उसे जोर से लात मारता है। सरपंच नीचे गिर जाता है और उसके हाथ से लकड़ी दूर गिर जाती है। अरे मर गया रे, मेरी लकड़ी कहाँ गई, कहाँ गई? उधर राजेश जल्दी से लकड़ी उठा लेता है। सरपंच जी, वो लकड़ी मेरे पास है। अब तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे और साथ ही आपके इस मुंह नोचुआ भूत को। तभी वो भूत वहां आ जाता है और दिनेश को पकड़ लेता है। बचाओ भूत बाबा, बचाओ बाबा, भूत ने मुझे पकड़ लिया, बचाओ। ये पाखंडी साधु बचाएगा इस मुंह नोचुआ से। मरोगे, तुम तीनों मरोगे। इधर साधु राजेश से लकड़ी ले लेते हैं। ए भूत, इस सरपंच को पकड़ ले। अरे बचाओ, इस मुंह नोचुआ भूत से बचाओ। अरे ये मुझे मार डालेगा। अरे बचाओ, अरे बाबा जी बचा लो। लेकिन साधु भूत को नहीं रोकते। थोड़ी देर में ही भूत सरपंच को मार देता है। उधर साधु बाबा भी अपने मंत्रों की शक्ति से उस लकड़ी को जला देते हैं। जैसे ही लकड़ी जलती है, भूत भी जलकर गायब हो जाता है। आंचल का पति सुकेश उससे बहुत प्यार करता था। उसका प्यार किसी पागलपन से कम नहीं था। शादी के शुरू में तो आंचल भी उससे काफी खुश थी, लेकिन फिर उसे सुकेश का असली चेहरा नजर आने लगा। वो आंचल पे कड़ी पाबंदियां रखता था और उसे कहीं भी आने जाने नहीं देता था। सुकेश एक कसाई की दुकान पर काम करता था। एक दिन आंचल सुकेश से कहती है, सुनो जी, मुझे अपने मायके जाना है। मेरी एक पुरानी सहेली की शादी है। अच्छा तो ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगा। अरे मगर मेरी सहेली की शादी में आप जाकर क्या करोगे? और आपको तो काम भी होगा ना। क्या बात है, तुम वहाँ अकेले क्यों जाना चाहती हो? ऐसी भी क्या बात है? अब तो मैं जरूर साथ चलूंगा, वरना भला कौन बीवी ऐसी होगी जिसे अपने पति के साथ ले जाना अच्छा नहीं लगता होगा। जरूर कुछ गड़बड़ है। उफ़ो, आप और आपका शक। ठीक है, चलिएगा साथ में। मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि आपको दुकान पर काम होगा। फिर क्या था, कुछ दिनों बाद सुकेश और आंचल के मायके जाते हैं। आंचल की बचपन की सहेली श्रेया की शादी थी। श्रेया आंचल से इतने वक्त बाद मिलकर बहुत खुश थी।
शादी की धूमधाम थी और सभी लोग बैंड बाजे पर नाच रहे थे। तभी कुछ औरतों ने आंचल से भी नाचने को कहा। आंचल भी इतनी खुश थी कि वो जाकर नाचने लगी, लेकिन सुकेश को ये सब देखकर बड़ा गुस्सा आया। ये सब क्या हो रहा है? ये आंचल ऐसे सबके सामने नाच क्यों रही है? अरे देखो तो, सब लोग इसी को घूर घूर कर देख रहे हैं। मेरी इतनी सुंदर बीवी है, मेरे अलावा कोई भी और इसे नाचते हुए नहीं देख सकता। अभी जाकर रोकता हूँ इसे। सुकेश जाता है और आंचल का हाथ पकड़कर उसे खींचकर कोने में ले आता है। अरे ये सब क्या है सुकेश जी? आप मुझे ऐसे खींचकर क्यों ले आए? क्या बात हो गई? क्या बात हो गई? तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम कोई कुंवारी लड़की नहीं हो जो ऐसे सरेआम सबके सामने नाच रही हो। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें नजर नहीं आ रहा था क्या? सब लोग तुम्हें ही घूर घूर कर देख रहे थे। नहीं नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चलो यहाँ से वापस घर चलो। आंचल को सुकेश की इस हरकत पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती और वापस अपने घर आ जाती है। आंचल जानती थी कि सुकेश से बहस करने का कोई फायदा नहीं होता और बेवजह उन दोनों में लड़ाई हो जाती, इसीलिए वो इस बात को भूल जाने की पूरी कोशिश करती है। मगर कुछ दिनों बाद सुकेश और आंचल के घर का एसी खराब हो जाता है और आंचल सुकेश से कहती है, देखिए ना, ये एसी खराब हो गया है, आप जरा इसे ठीक तो करवा दीजिए ना, बाहर कितनी गर्मी हो रही है। अरे अभी मुझे देर हो रही है, दुकान पर लोग आने शुरू हो गए और मैं लेट हो गया हूँ। मुझे लगातार मालिक के फोन आ रहे हैं। मैं शाम को वापस आकर एसी ठीक करवाता हूँ, तब तक ऐसे ही रहने दो। सुकेश जल्दी में था और इसीलिए वो आंचल की बात सुने बिना ही चला गया। वहीं दूसरी तरफ आंचल गर्मी में बहुत परेशान हो रही थी। उफ़ो, इतनी तेज गर्मी है, गर्मी में तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। एक काम करती हूँ, मैं खुद ही किसी मैकेनिक को बुला लेती हूँ, बाद में सुकेश जी को बता दूंगी। आंचल अपने जानने वाले एक मैकेनिक को बुला लेती है और घर पे काम कराने लगती है, लेकिन तभी पीछे से सुकेश घर वापस आ जाता है। वो किसी जरूरी काम से घर आया था और उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था जिससे कि वो दुकान पे काम करता था। वो मैकेनिक को देखकर बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। कौन है ये और यहाँ क्यों आया है? अरे अरे, आप ऐसे क्यों चिल्ला रहे हैं? ये मैकेनिक है, एसी ठीक करने के लिए आया है। सुकेश गुस्से में आंचल को एक थप्पड़ मार देता है और मैकेनिक को भी घर से भगा देता है। जब मैंने तुझसे कहा था कि मैं शाम को आकर एसी ठीक करवा दूंगा, तो तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी मैकेनिक को बुलाने की? कहीं ऐसा तो नहीं कि तू मौका देखकर इसके साथ भागने की सोच रही थी? क्या ये आप कैसी फालतू बातें कर रहे हैं? इतना शक करना भी ठीक नहीं है, हर वक्त बस शक शक शक। अरे मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे। अच्छा, तो तू मुझसे तंग आ गई है और अब तू मुझसे जबान भी लड़ाएगी? लगता है कि अब तेरा दिल कहीं और लग गया है, तभी तुझे मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। रुक, अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। सुकेश गुस्से में अपने हाथ में लिए हुए चाकू से आंचल की गर्दन पर वार कर देता है। चाकू की धार बहुत तेज थी और आंचल की गर्दन कटकर अलग हो जाती है। अरे ये क्या? मुझे फिर से गुस्सा आ गया। नहीं आंचल, तुम मर नहीं सकती। अरे अब मैं क्या करूं? ये कैसे ठीक करूं तुम्हें? कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दे सकता हूँ आंचल। मुझे कुछ भी करके तुम्हारी इस कटी हुई गर्दन को ठीक करना ही। सुकेश बैठकर खुद से बड़बड़ा ही रहा था कि तभी उसकी पड़ोसन मीना वहां आ जाती है। मीना जमीन पर पड़ी हुई आंचल की सरकटी लाश देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। नहीं, ये क्या? अरे सुकेश भैया, आपने तो आंचल को मार ही दिया। अब मैं जाकर सबको बुलाती हूँ। लेकिन मीना भाग पाती उससे पहले ही सुकेश उसे पकड़ लेता है और कहता है, अरे वाह, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई मीना। देखना, मुझसे गलती हो गई और आंचल मर गई, लेकिन अब क्या करूं? यही मुझे गुस्सा दिलाती रहती है। पर कोई बात नहीं, मैं अब तेरी गर्दन काट कर आंचल को लगा दूंगा, फिर वो एकदम ठीक हो जाएगी। रुक, मैं अपना चाकू लेकर आता हूँ। मीना सुकेश की बात सुनकर डर से कांपने लगती है, लेकिन वो भाग भी नहीं पाती क्योंकि सुकेश ने उसे पकड़ रखा था। मीना सुकेश से कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो सुकेश? पगला गए हो क्या? अब मीना मर चुकी है, वो वापस जिंदा नहीं हो सकती। छोड़ दो मुझे, अरे मुझे जाने दो। आखिर में मीना खुद को सुकेश की पकड़ से नहीं छुड़ा पाई और सुकेश ने उसे भी आंचल की तरह ही मार डाला। सुकेश ने मीना की गर्दन चाकू से उड़ा दी। सुकेश इस वहम में था कि किसी और की गर्दन लगाने से आंचल फिर से ठीक हो जाएगी। उसने मीना की गर्दन को आंचल के शरीर से जोड़ना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। गुस्से में वो यहाँ वहां सामान पटकने लगा। सुकेश अब गुस्से में आग बबूला हो रहा था। उसका दिमाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था। गुस्से में सुकेश घर के बाहर निकल जाता है और आसपास देखने लगता है। नहीं, मैं अपनी आंचल को ऐसे खो नहीं सकता हूँ। अगर इस मीना का सर नहीं लगा तो क्या हुआ? मैं किसी और की गर्दन लगाऊंगा अपनी आंचल को। मैं यहाँ एक एक को मार डालूंगा और उनकी गर्दन अपनी आंचल को लगा दूंगा, जब तक वो पहले की तरह नहीं हो जाती। सुकेश खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसको सामने से एक औरत आती दिखाई देती है और वो सुकेश के पास आकर उससे कहती है, अरे भाई साहब, जरा यह पता बता दोगे? पर सुकेश आओ न देखता है ताऊ और उस औरत पर भी चाकू से वार कर देता है। फिर सुकेश
उसके सर को भी आंचल के शरीर से जोड़ देता है, लेकिन अभी भी आंचल वैसे ही पड़ी थी। अब सुकेश हार मानकर वहीं जमीन पर बैठ जाता है। सुकेश खुद से परेशान होकर बातें कर ही रहा था कि तभी आंचल का शरीर अपने आप हिलने लगता है और अचानक से वो एक 3 सर वाली चुड़ैल में बदल जाती है। सुकेश ने जो 2 सर काट कर आंचल को लगाए थे वो भी चुड़ैल के सर बन गए थे। पागल आदमी, तूने मुझे मार डाला और तो और मरने के बाद भी तूने मुझे चैन से नहीं रहने दिया। तूने मेरे शरीर पर ये 2 सर भी लगा दिए हैं। अब मैं तेरी वजह से 3 सर वाली चुड़ैल बनकर घूम रही हूँ। क्या? अरे नहीं, तो अब क्या होगा? मुझे तुम 2 और सरों के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। एक काम करो, तुम अब यहाँ से चली जाओ, अपने मायके जाकर रह लो। मुझे तो तुम तभी पसंद थी जब तुम्हारा एक सर था। अब मैं अपने लिए किसी और आंचल को ढूंढ लूंगा जो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हो। सुकेश की बात सुनकर 3 सरों वाली चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो गुस्से में सुकेश से कहती है, ए पागल आदमी, तेरा दिमाग खराब है क्या? एक तो तूने मुझे मार डाला, ऊपर से मेरा ये हाल बना दिया और साथ ही साथ 2 और मासूम लोगों को भी मार डाला। और तुझे जरा भी अफसोस नहीं है? तू यहाँ खड़ा खड़ा मुझे ऑर्डर दे रहा है कि मैं कहीं और चली जाऊं? रुक जा, तेरी तो आज खैर नहीं है। इतना कहकर चुड़ैल सुकेश को चाकू लेकर दौड़ा देती है। चुड़ैल सुकेश को इतनी दूर तक भगाती है कि सुकेश दूर दूर तक नजर नहीं आता है। हाँ, डरपोक कहीं का, अगर ये मुझे दोबारा कभी नजर आ गया ना तो इसी के चाकू से इसी का कीमा बना दूंगी। अब वापस अपने घर चलती हूँ। चुड़ैल वापस अपने घर लौटती है और खुद से कहती है, वाह, अब जाकर इस घर में आजादी की ताजी हवा है। हर वक्त मुझे उस आदमी की बक बक सुननी पड़ती थी। ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहां मत जाओ। अरे तंग आ चुकी थी मैं उससे। खैर, जीते जी न सही, अब कम से कम मरने के बाद ही मैं कुछ पल इस घर में सुकून से रह लूं। चुड़ैल आराम से सोफे पर बैठ जाती है, लेकिन तभी उसे एसी याद आता है कि एसी तो अभी भी खराब है। चलो, सबसे पहले एसी वाले मैकेनिक को बुलाकर एसी ठीक कराती हूँ। फिर क्या था, चुड़ैल जबरदस्ती एक एसी के मैकेनिक को पकड़कर ले आई और उससे अपना एसी ठीक करवा लिया। उसके बाद वो मजे से अपने घर में रहने लगी।